अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेसन नंबर 14 इट इज़ अबाउट मोटिवेशनल थेरीज़। पिछले लेक्चर में भी हमने मोटिवेशन के बारे में बात की थी कि मोटिवेशन कोई काम करने के लिए क्यों ज़रूरी होती है और किन किन चीज़ों से मोटिवेशन होती है और इंसान जो है अपनी कौन कौन सी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है ना वो मोटिवेट होता है। तो आज हम मज़ीद मोटिवेशनल थेरीज़ की बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है डेविड मैक्लेलैंड थेरी ऑफ नीड। अच्छा, डेविड मैक्लेलैंड ने जो थ्योरी दी है नीड की, उसने भी जो है नीड्स की ही बात की है कि पीपल जो है विद हाई नीड ऑफ अचीवमेंट आर स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल अचीवमेंट रैदर देन फॉर द ट्रैपिंग एंड रिवार्ड्स ऑफ सक्सेस। मतलब जिनको अचीवमेंट की नीड होती है वो अपनी जो है ना पर्सनल अचीवमेंट के लिए कोशिश करते हैं और उनके अंदर डिज़ायर होती है कि वो मोर एफिशिएंटली कोई ना कोई काम करें और वो उन जॉब्स को प्रेफर करते हैं जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनमें होती है और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने होते हैं, जिसमें फीडबैक मिलता है उनको ताकि वो इम्प्रूव करते रहें, उनको पता चले कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके चैलेंजिंग गोल हों। हाई अचीवर्स जो होते हैं आर नॉट गैम्बलर्स, दे डिसलाइक सक्सीडिंग बाय चांस। मतलब हाई अचीवर्स होते हैं उनको होते हैं कि हम मेहनत करें और हम चांस से ना जीतें बल्कि हम मेहनत करके जीतें। They are motivated by and prefer the challenge of working at a problem and accepting the personal responsibility for success and failure। मतलब उनको ये होता है कि हम खुद से कोशिश करें और हमें जो हाँ चांस से हमें ना हो बल्कि हम कोशिश करके जो है ना वो करें, कोई भी चीज़ को अचीव करें। An important point is that high achievers divide what they perceive to be very easy or very difficult task। मतलब वो उनका ये पॉइंट होता है कि वो अवॉइड करते हैं कि मतलब कि वो परसीव जिस चीज़ को कर रहे होते हैं। आल्सो अ हाई नीड टू अचीव डज नॉट नेसेसरीली लीड टू बीइंग अ गुड मैनेजर, especially in large organizations. A high achievement salesperson at Merck does not necessarily make a good sales manager, and good managers in large organizations such as the other two needs in the three need theory have not been researched as extensively as the need for achievement। मतलब नीड फॉर अचीवमेंट जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च की गई है। However, we do know that the needs for affiliation and power are closely related to managerial success. The best managers tend to be high in need theory is actually in it. Need theory is actually a collection of theories that focus on worker need as the source of motivation। मतलब नीड थ्योरी बेसिकली इसमें यही है कि इंसान की कौन कौन सी नीड है जिसकी वजह से वो मोटिवेट होता है। नीड थ्योरी इज पर्पस दैट वर्कर्स सीक टू सेटिस्फाई मैनी ऑफ द नीड्स एट वर्क, सो देयर बिहेवियर एट वर्क इज ओरिएंटेड टुवर्ड नीड सेटिस्फैक्शन। मतलब कि क्या वो नीड सेटिस्फाई करने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं। अ नीड इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड वेलबींग। नीड जो है वो हमने सर्वाइव करने के लिए जो है ना उसको पूरा करना पड़ता है। प्रीवियस चैप्टर्स हैव डिस्क्राइब टू थेरीज, हमने पहले भी पढ़ी हैं। मोटिवेशन हाइजीन थेरी पढ़ी है और मैक्लेलैंड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द नीड्स फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। टू अदर कंटेंट थेरीज विल बी डिस्कस द थेरीज ऑफ मास्लो एंड क्ले एल्डरफर। मतलब पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था जी हर्ट्सबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थेरी और मैक्लेलैंड की ये पढ़ी थी हमने अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। नेक्स्ट जो है हम मज़ीद 2 पढ़ेंगे इब्राहिम मास्लो की और क्ले एल्डरफर की। अब नीड फॉर अचीवमेंट क्या है जी? नीड फॉर अचीवमेंट ये है कि हमने जो है कुछ ना कुछ हम मोर बेटर करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाई नीड फॉर अचीवमेंट पीपल जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कि हम एक अलग से खुद काम करें, चैलेंजिंग गोल्स हों और हमें परफॉर्मेंस फीडबैक मिले। नीड फॉर एफिलिएशन क्या है जी? द डिज़ायर टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस, मतलब दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। आर ड्रॉन टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब वो चाहते हैं कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हों। सीक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कम्युनिकेशन, मतलब चाहते हैं कि लोगों से बातचीत करें। नीड फॉर पावर, नीड फॉर पावर क्या है? डिज़ायर टू कंट्रोल अदर्स, इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर। ये जो लोग हैं जिनके अंदर नीड फॉर पावर है ये दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक अटेंशन और रिकग्निशन, कि हमें अटेंशन दें, लोग हमें रिकग्नाइज करें। नेक्स्ट है जी गोल सेटिंग थ्योरी। बिफोर अ बिग असेसमेंट और मेजर क्लास प्रोजेक्ट presentation has a teacher ever said to you just do your best? What does the vague statement do your best mean? Would your performance on a class project have been higher if that teacher had said that you needed to score a 93% to keep your A in the class? मतलब कि किसी बंदे ने आपको अगर कह दिया है कि आप अच्छा परफॉर्म करें तो क्या इससे आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है? रिसर्च ऑन गोल सेटिंग थ्योरी एड्रेसेस दीज इश्यूज एंड द फाइंडिंग एज यू विल सी आर इम्प्रेसिव इन terms of the fact that goals specify
स्पेसिफिसिटी इज चैलेंज एंड इम्पैक्ट हैव ऑन परफॉर्मेंस, मतलब कि गोल अगर आपका सेट हुआ हुआ है तो आपकी परफॉर्मेंस पे इसका क्या असर पड़ता है। There is a substantial support for the proposition that specific goals increase performance and that difficult goals when accepted result in higher performance than do easy goals। मतलब अगर आपके difficult goals हों, challenging goals हों, तो आपकी performance ज़्यादा अच्छी होगी। आपको पता होगा कि हमारा काम मुश्किल है तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। दिस proposition is known as goal setting theory। इसको हम कहते हैं goal setting theory। मतलब कि आपके जब गोल इजी होंगे, आपको पता होगा कि ये काम तो इजी हो जाना है, तो आप जो है ना लेज़ी हो जाओगे या फिर आप कम एफर्ट डालोगे। लेकिन जब आपको पता होगा कि आपका काम जो है वो मुश्किल है, तो फिर जो है ना आप मेहनत ज़्यादा करोगे और जो है ना वो आप मुश्किल काम जो है ना वो करने की कोशिश करोगे, आप ज़्यादा एफर्ट पुट करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे। Will employees try harder if they have the opportunity to participate in the setting of goals? Although we can say that having employees participate in the goal setting process is always desirable, मतलब समटाइम ये भी कहा जाता है कि एम्प्लॉयज़ को अगर गोल सेटिंग में शामिल करें तो उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, क्योंकि उनको इस चीज़ की फीलिंग आती है ना कि हमें साथ जो है वो शामिल किया गया। Finally, people will do better when they get feedback on how well they are progressing towards their goal, because feedback help identify discrepancies between what they have done and what they want to do। मतलब अगर फीडबैक लोगों को प्रोवाइड करें तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। Are there any contingencies in goal setting theory, or we can just assume that difficult and specific goals lead always to higher performance? In addition to feedback, 3 other factors have been found to influence the goal performance relationship। अच्छा जी, क्या 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 चीज़ें हैं ये? These are goal commitment, adequate self-efficacy and national culture। गोल के साथ साथ कमिटमेंट होनी चाहिए। सिर्फ गोल से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी कमिटमेंट नहीं होगी। सेल्फ एफिकेसी हो, मतलब आप अपने ऊपर कितना अपने ऊपर बिलीव करते हैं कि कितना आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड नेशनल कल्चर, और आपका कल्चर किस तरह का है, ये चीज़ें भी जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं। कमिटमेंट हो आपकी गोल के साथ तो ज़ाहिर है आप उसके साथ जुड़े रहेंगे और जो है ना उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेल्फ एफिकेसी जो है वो ये है कि आप कोई भी बंदा जो है वो बिलीव करता है कि वो एक काम को करने के काबिल है। जितना आपका अपने ऊपर भरोसा होगा उतना अच्छा आप काम करेंगे, और अगर आप जितना सोचेंगे कि आप नहीं कर सकते उतना आप नहीं करेंगे। In difficult situation we find that people with low self efficacy are likely to reduce their effort। जब उनको पता होगा कि हम नहीं काम कर सकते तो वो कोशिश भी नहीं करेंगे। तो गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो कल्चर बाउंड है, और इट इज़ वेल अडेप्टेड टू कंट्रीज सच एज यूएस एंड कनाडा, बिकॉज इट्स मेन आइडिया अलाइन रीजनेबली वेल विद नॉर्थ अमेरिकन कल्चर्स। इट एज्यूम्स दैट सबऑर्डिनेट विल बी रीजनेबली इंडिपेंडेंट। तो ये कल्चर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय विल सीक चैलेंजिंग गोल्स and that performance is considered important by both managers and subordinates। So don't expect goal setting to necessarily lead to higher employees' performance in countries such as Portugal and Chile, where the country's culture characteristic are not like this। मतलब characteristic जहाँ पे इस तरह के नहीं है कंट्रीज़ में, पुर्तगाल में, शाइल में, तो आप वहाँ पे गोल सेटिंग थ्योरी काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी क्या है जी? जे स्टेसी एडम्स develop equity theory based on the premise that workers pay attention to the relationship between input they contribute, such as skill, training, education, effort, time, and the outcomes they receive, such as pay, benefit, status, satisfaction, security, promotion। मतलब इक्विटी यही है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये देखते हैं कि उनके इनपुट और आउटपुट में इक्विटी है। मतलब जितनी वो स्किल्स और मेहनत कर रहे हैं, जितनी स्किल्स डाल रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, एजुकेशन डाल रहे हैं, क्या उनको उतने आउटपुट्स मिल रही हैं, मतलब पे, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन, सिक्योरिटी। तो मोटिवेशन इज़ बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ वंस ओन आउटकम इनपुट रेशो कंपेयर टू दैट ऑफ अ सिमिलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप कॉल्ड अ रेफरेंट। मतलब आपके साथ का जो बंदा है उसने कितनी इनपुट डाली और उसको कितना आउटपुट मिला, आप उसके साथ कंपेयर करते हैं अपने रेफरेंट के साथ। इक्विटी थ्योरी proposes that motivation is based on the worker's perception of the work situation। मतलब इंसान की परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करती है मोटिवेशन। इक्विटी तब होगी जब आपका रेफरेंट और आप हैं, उसने जितनी इनपुट डाली उसको आउटपुट मिला, और आपने जितनी इनपुट्स डाली आपको आउटपुट मिला, तो वो इक्वल हो। इनइक्विटी क्या होगी? अनइक्वल रेशियोज रिजल्ट इन टेंशन एंड डिज़ायर टू रिस्टोर इक्विटी। मतलब कि अगर सेम नहीं है, आपको कम आउटपुट मिल रहा है, इनपुट आपका ज़्यादा है या सेम है, तो आपको इनइक्विटी होगी। वो ओवर पेमेंट इनइक्विटी अकर्स व्हेन
एन इंडिविजुअल परसीव दैट हिज और हर आउटकम इनपुट इज़ ग्रेटर दैन द रेफरेंट। अगर आपकी जो आउटपुट है और इनपुट, आपके आउटपुट ज़्यादा है आपकी इनपुट से, तो आपको ओवर जो है ना वो पेमेंट इक्विटी आपको लगेगी कि आपके रेफरेंट की तो इनपुट ज़्यादा है, उसका आउटपुट कम है, और आपकी इनपुट जो है ना वो कम है और आउटपुट ज़्यादा है। अंडर पेमेंट इक्विटी occur when the individual perceive that his ratio is less than the referent। मतलब अगर आपका इनपुट ज़्यादा है और रेफरेंट का इनपुट कम है और आपका आउटपुट कम है और उसका ज़्यादा है, तो फिर अंडर पेमेंट होगी। इन ईदर द केस द इंडिविजुअल इज़ मोटिवेटेड टू रिस्टोर इक्विटी अकॉर्डिंग टू इक्विटी थ्योरी। मतलब जब इस तरह से होगा कि कम या ज़्यादा, तो फिर बंदे को मोटिवेशन होगी कि हम भी कोशिश करें, अपने इनपुट बढ़ाएं और जो है ना हम भी अच्छे जो है ना आउटपुट्स लें। वेज टू रिस्टोर इक्विटी, किस तरह से आप रिस्टोर कर सकते हैं? चेंज इनपुट्स और आउटकम। अब अपने इनपुट्स चेंज करें, मतलब कि अंडर पेड वर्कर्स में ट्राई टू रिड्यूस देयर इनपुट, मतलब वो सोचेंगे कि यार हम भी कम मेहनत कम कर देते हैं, बाय अराइविंग लेट, पुटिंग लेस एफर्ट और इंक्रीज आउटकम। मतलब इनमें से कोई भी काम करेंगे, या तो अपने आउटकम इंक्रीज करेंगे या इनपुट कम करेंगे। ओवर पेड वर्कर्स जो होते हैं वो में भी इंक्रीज करना शुरू करने अपनी इनपुट, ताकि उनको और ज़्यादा रिजल्ट मिलें, या फिर डिक्रीज आउटकम, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चेंज हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी इक्विटी। चेंज रेफरेंट इनपुट, अगर आप अपनी नहीं करोगे तो आप कोशिश करोगे कि अपने रेफरेंट की जो इनपुट्स और आउटपुट चेंज करने की कोशिश करो, ताकि वो आपके इक्वल आ जाए। चेंज परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, या फिर आप सोचने में अपने तब्दीली ले आओगे कि आप अपनी परसेप्शन चेंज कर लोगे कि वर्कर जो होता है वो शायद सोचना शुरू कर दे कि रेफरेंट के जो है इनपुट्स दैट वर ओवरलुक्ड दैट द वर्कर रिसीव्ड एडिशनल आउटकम, में भी वो सोचना शुरू कर दे कि यार जो मेरा साथी है उसने ज़्यादा मेहनत की होगी इसलिए उसको मिला। चेंज द रेफरेंट, या फिर अपना रेफरेंट चेंज कर लें, किसी और बंदे के साथ आप जो है ना वो देखना शुरू कर दें, अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दें, तो फिर भी आपकी इक्विटी जो है वो बहाल हो जाएगी। लीव द जॉब, अगर आपकी जो है इक्विटी वो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दे रही है, तो हम लोग जॉब भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इट इज़ डेवलप्ड बाय विक्टर रूम, focus on how the worker makes choices among alternative behavior and level of effort. But is with this emphasis on choices, expectancy theory focus on worker perception and thought or cognitive process। मतलब एक्सपेक्टेंसी से शो हो रहा है कि एक्सपेक्ट क्या कर रहा है वर्कर, कोई कोग्निटिव प्रोसेस और परसेप्शन के ऊपर जो है ना वो फोकस करती है। बाय डिस्क्राइबिंग वर्कर मेक चॉइसेस, एक्सपेक्टेंसी प्रोवाइड मैनेजर विद वैल्यूएबल इंसाइट ऑन हाउ टू गेट वर्कर्स टू परफॉर्म डिजायर्ड बिहेवियर एंड हाउ टू एनकरेज वर्कर टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट। इसकी दो एजम्पशंस हैं जी। वर्कर जो है ना मोटिवेटेड होते हैं टू रिसीव पॉजिटिव आउटकम एंड अवॉइड नेगेटिव आउटकम। दूसरा है जी वर्कर आर रैशनल केयरफुल प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो आइडेंटिफाई करती है 3 फैक्टर्स को जो डिटरमिन करते हैं मोटिवेशन को, जिसमें है जी बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी। The most comprehensive and widely accepted explanation of employee motivation today is vector room expectancy theory. Although this theory has its critics, most research evidence support it। मतलब कुछ क्रिटिक्स भी हैं इसके, कुछ सपोर्टर्स भी हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक्ट करता है इन अ सर्टन वे बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द एक्ट विल बी फॉलोड बाय अ गिवन आउटकम। मतलब उसको जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके ऊपर, उसके मुताबिक जो है ना वो करेगा, बिहेव करेगा। एंड ऑन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट आउटकम टू द इंडिविजुअल, मतलब कि जो भी आउटकम है ना उसको अट्रैक्टिवनेस है उसकी, वो उसकी बेस पे जो है ना वो काम करेगा। इट इंक्लूड्स 3 वेरिएबल्स और रिलेशनशिप। This explanation of the motivation might sound complex, but it in reality it's not that difficult to visualize. It can be summed up in the question, how hard do I have to work to achieve a certain level of performance। मतलब कि हम जब सोचते हैं कि जी हमने ये गोल अचीव करना है, हमें गोल सेट कर लेते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमने फर्स्ट आना है, तो अब जब उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया कि हमने फर्स्ट आना है, तो उसके लिए उनको अट्रैक्टिवनेस होगी ऑफ कोर्स कि भी फर्स्ट आएंगे हमें शाबाश मिलेगी, फिर उसकी उसी हिसाब से जो है ना वो कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जो है ना ये एम्प्लॉयज़ भी करेंगे कि हमने बेहतर से बेहतर जो अचीव करना है वो अपने गोल सेट करेंगे, एक जहन में रखेंगे, आउटकम की अट्रैक्टिवनेस होगी उनके बीच में, तो उसके मुताबिक वो जो है ना वो काम करेंगे। फिर फाइनली, हाउ डज द एम्प्लॉय व्यू हिज और हर चांसेस ऑफ डूइंग व्हाट इज आस्क्ड आफ्टर एन एम्प्लॉय हैज कंसिडर्ड हिज और हर स्किल एंड एबिलिटी टू कंट्रोल दिस वेरिएबल दैट लीड टू सक्सेस, व्हाट्स द लाइक्लीहुड दैट ही और शी कैन बी सक्सेसफुली परफॉर्म एट द नेसेसरी लेवल। मतलब ज़ाहिर है एक उसने गोल सेट किया है तो वो कोशिश करेगा ऑफ कोर्स, तो समटाइम वो कामयाब भी हो जाएगा।
Frederick Herzberg motivation hygiene theory proposes that intrinsic factors are related to job satisfaction and motivation, whereas extrinsic factors are associated with job dissatisfaction. Believing that individual relation to his or her work is a basic one and that is her attitude to work determines success or failure. मतलब जो इंट्रिंसिक हमारे होते हैं फैक्टर्स वो रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फेक्शन होते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो डिससेटिस्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं. मतलब अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से और अगर आप डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से. हर्ट्सबर्ग की थ्योरी में बेसिकली यही जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है. हमारी नीड्स के बारे में बताया गया है कि हमारी कौन कौन सी नीड्स हैं और किन किन नीड्स को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं. नेक्स्ट है जी रीइंफोर्समेंट थ्योरी. रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो कहती है कि जी बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब जिस तरह के नताइज होंगे हम उस तरह का बिहेव करेंगे. गोल सेटिंग थ्योरी जो कहती है कि वो गोल्स के मुताबिक जो है इंडिविजुअल जो है अपना बिहेवियर डायरेक्ट करता है. रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है जी बिहेवियर जो है वो एक्सटर्नली कॉज्ड होता है. व्हेन कंट्रोल्स बिहेवियर्स आर रीइंफोर्सेस कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन गिवन इमीडिएटली इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल बी रिपीटेड. मतलब रीइंफोर्समेंट यही कि आपको बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जा रहा है. मतलब कि आपको पता है कि इस चीज़ का क्या रिजल्ट होगा तो आप उससे रीइंफोर्स होते हैं. The key to reinforcement theory is that it ignores factors such as goals, expectation, and need. Instead, it focuses solely on what happens to a person when he or she takes some action. मतलब reinforcement theory में यही है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसी पर फोकस होता है कि वो जब कोई भी काम करेगा तो उसका क्या नतीजा होगा. तो इसके ऊपर ये फोकस करता है. This idea helps explain why publishers such as Pearson Education provide incentive clause in their author contrast. रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो मैनेजर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयज़ को बिहेवियर को बाय रीइंफोर्सिंग एक्शन दे डीम डिज़ायरेबल. मतलब जो लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा ओहदा मिल जाए, हमें अच्छी पोजीशन मिल जाए, अच्छे इंसेंटिव मिल जाए, उनको उससे रीइंफोर्स किया जाता है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है जी इसको अवेयरनेस भी कह सकते हैं. द विड्रॉल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ अ डिजायर्ड बिहेवियर. मतलब कि कोई नेगेटिव चीज़ को आपके लाइफ में से निकाल दें तो होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. मतलब किसी बंदे को पनिशमेंट मिली हुई है तो अगर हम कहें कि आप ऐसे करोगे तो आपकी पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगी, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है. पनिशमेंट क्या होती है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी और द विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसी. पनिशमेंट होती है कि आपको कोई नेगेटिव जो है ना आपको नतीजे आपको भुगतने पड़े और आपके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को ख़त्म कर दिया जाए. तो ये थी जी मोटिवेशन के बारे में एक मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग और इजी. मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मोटिवेशन. तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. आपको जिस चीज़ की समझ ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.